शुरू करने से पहले ही बता दूँ कि जो जो भी है वो सारा 188 189 पेज पे है, जो कि होगा टेक्स्ट से रिलेटेड, और 203 पर पेज पे हैं सारे मैथमेटिकल फंक्शन, और सेल रेफरेंसिंग है 198 पेज से। एंड अब आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक, जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस, विच विल कम इन आवर प्रैक्टिकल पेपर ऑल्सो। सबसे पहले सम फंक्शन, सबको पता है कि अगर आप इन सब हमारे पास वैल्यू हैं और हमें सम करना है तो इज इक्वल टू सम, और जितनी हमें वैल्यू प्लस करनी है, हमें A2 से लेकर A6 तक हमें वैल्यू प्लस करनी है, तो इज इक्वल टू सम A2 कोलन A6। उसका कहते हैं ABS, यानी कि जो इसमें होगा कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू ABS -65, यहाँ पे -65 का पॉजिटिव वैल्यू होती है 65, तो इसने जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लिख दी 65। सिंपली इज इक्वल टू ABS -69, तो यानी कि वो हो जाएगी वैल्यू 69। उसके बाद ABS -67, तो उसका वैल्यू हो जाएगी 67, यानी कि बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू ले जाता है ये। इंटीजर वैल्यू INT, इसमें क्या होगा कि जो कि इंटीजर वैल्यू है वो आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख रखा है इज इक्वल टू INT इन ब्रैकेट -9.5456। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बिल्कुल राउंड ऑफ करके एक तरह से आपको एक इंटीजर वैल्यू दे देगा। जैसे -9.5456 का इसने दे दिया -10। एंड सिंपली अगर आप एक और एग्जांपल देखते हैं, इज इक्वल टू INT 234.683453, इसने इंटीजर वैल्यू दे दिया हमें 234। अब आते हैं स्क्वायर रूट, SQRT। ये क्या करेगा, आपको स्क्वायर रूट दे देगा किसी भी नंबर का, जैसे कि इज इक्वल टू SQRT इन ब्रैकेट 2, तो इसने स्क्वायर रूट दे दिया 2 का 1.41421356262731। वैसे ही इज इक्वल टू SQRT इन ब्रैकेट 49, जिसका स्क्वायर रूट होता है 7, हमें से 7 हमें आंसर शो कर दिया। इज इक्वल टू SQRT 169, तो इसने हमें शो कर दिया 13। अब नेक्स्ट फंक्शन राउंड, ये क्या होगा, आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा। जैसे कि यहाँ पर इज इक्वल टू राउंड 234.5.2354, यहाँ पे इतना अगर आपने ये वैल्यू डाल दी है, उसके साथ देना है इसकी राउंड वैल्यू। कोमा लगा के मैंने 3 यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मुझे 3 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट तक है, पर मुझे वैल्यू चाहिए 3 डेसिमल पॉइंट तक, तो ये वहाँ तक राउंड ऑफ करेगा। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो वो आता है 2345.235, यानी कि एंडिंग में सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे आते हैं इज इक्वल टू राउंड इन ब्रैकेट 32.46778345, कोमा जीरो, जीरो का मतलब मुझे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, जो कि होगी 32। अब आते हैं मोड। मोड इसमें होता है रिमाइंडर, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आने वाला है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इज इक्वल टू मोड 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या होगा, 12 जो हमारा होता है वो होता है डिविडेंड, एंड देन उसके बाद जो 2 हमने कोमा के बाद लिखा होता है डिवाइज़र। तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। सेम इज इक्वल टू मोड डिवाइड बाई 169 कोमा 169, यानी 169 को 69 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। फिर इज इक्वल टू मोड इन ब्रैकेट 23 कोमा 32, यानी हम 23 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23। फिर आते हैं पावर पे। ये सिंपली हमारे जैसे 2 की पावर 2 होती है, 2 की पावर 3 होती है, ये वही काम करेगा। यहाँ पे कहते हैं इज इक्वल टू पावर, देन इन ब्रैकेट 2, यानी कि जो बेस होता है हमारा, फिर यहाँ पे कोमा के बाद आती है हमारी एक्सपोनेंट पावर, एंड उसका एक्सपोनेंट पावर हम जैसे डालेंगे, अब 2 की पावर अगर 3 होती है तो वो होती है 8, यहाँ पे सेंस शो हो जाए 8। वैसे ही इज इक्वल टू पावर इन ब्रैकेट 12, और फिर हम इज इक्वल टू पावर हमने ब्रैकेट में डाला 12, जो कि हमारा बेस होता है, और 2 हमने डाल दिया एक्सपोनेंट, इसका आंसर आता है 144, तो हमारे पास आंसर आ गया 144। उसके आते हैं हमारे अगले फंक्शन पे, जो कि है प्रोडक्ट। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता है और कुछ नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे है इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, फिर हमने नंबर 2 21 लिख दिया, 5 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 105। उसके बाद अगले नंबर है हमारे पास इज इक्वल टू प्रोडक्ट 12 कोमा 5435, जो कि इसने मल्टीप्लिकेशन करी और हमारे पास आंसर आ गया 65220। उसका फिर से हमने इज इक्वल टू प्रोडक्ट करा 32 कोमा 343, एंड हमारे पास फिर से आंसर आ गया 10976। तो ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब अगर आप 180 203 पेज पे ही देखेंगे, वहाँ पे कुछ ऑपरेटर भी दे रखे हैं। ऑपरेटर से यहाँ से आपको बताता हूँ कैसे। इज इक्वल टू 2, और ये जो सिंबल होता है ये होता है पावर का, एक्सपोनेंट पावर का। अब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, आप यहाँ से भी कर सकते हो, और वो पावर वाला फंक्शन भी होता है। वैसे ही
हमें किसी दो नंबर का सम करना है इज इक्वल टू 23 + 65। अगर यहाँ पे अपने वैल्यू तो वैसे तो हमने वैल्यू डाल दी है, बट अगर हम चाहें तो कोई भी सेल भी डाल सकते हैं, जैसे कि A1 A2 + A3, और ये भी सेम सम फंक्शन का काम करता है। देन आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, जो हमने प्रोडक्ट अभी पढ़ा। हम ऐसे भी कर सकते हैं इज इक्वल टू 45 स्टार 32, जो कि मल्टीप्लिकेशन कर देगा। हम ये भी कर सकते हैं कि A2 × A3। उसके आते हैं डिवाइड पे। मोड में और स्लैश साइन में इतना ही फ़र्क है, जब हम स्लैश साइन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्वोशिएंट बताएगा, और जब हम मोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर बताएगा। अगर आपने यहाँ पे देखा है तो इज इक्वल टू मोड इन ब्रैकेट 12 और फिर 2, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगर हमने इसको डिवाइड करा 169 को डिवाइड बाई 13, तो हमारे पास क्वोशिएंट आता है 13। तो बस इतना ही फ़र्क है कि मोड में रिमाइंडर बताएगा और डिवाइड में आपको क्वोशिएंट बताएगा। नेक्स्ट है माइनस इज इक्वल टू 89 - 32, 57 आंसर होता है। हम ये भी कर सकते हैं A2 - A3। देन हमारे पास एक और फंक्शन होता है परसेंटेज। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका जहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल परसेंटेज निकाल सकते हो, जैसे कि इज इक्वल टू 20% ऑफ 100। आपको इज इक्वल टू 20% स्टार फिर 100 लिख देना है। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि 100 के बजाय हम किसी सेल का नाम डाल दें, जैसे कि A2 का सेल डाल दिया हमने, तो वो भी काम कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है इज इक्वल टू 20/100, एंड उसके साथ हम सेल का नाम डाल दें, जो कि हम डालते हैं 100 डालते हैं, तो हमारे पास आंसर जाना चाहिए 20। जैसे ही हम इसको एंटर करूँगा, आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं परसेंटेज निकालने के, और कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे 188 पेज पर, जो कि है टेक्स्ट से रिलेटेड। ये सारा टेक्स्ट से रिलेटेड है, और सबसे ज़्यादा आ सकता है पेपर में ये कैल्क के मामले में। जैसे कि अगर हमने कोई भी वर्ड लिख दिया, आई एम बेस्ट, तो हमें कह देंगे कि इसको सेंट्रल अलाइन करो, सेंट्रल अलाइन यहाँ से हो जाएगा। फिर हमें कहेंगे लेफ्ट में अलाइन करो, लेफ्ट में हो जाएगा। फिर कहेंगे राइट में अलाइन हो जाएगा। तो ये एक तो ये हो जाता है। उसके बाद वो होता है सेंटर, फील्ड, जस्टिफाइड, ये भी हो जाएंगे, आपको पता ही है। जैसे कि यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट का फीचर होता है, यहीं पे होता है, और यहाँ रैप टेक्स्ट का फीचर आपको यहाँ फॉर्मेट में टेक्स्ट में जाके मिल जाएगा, यहाँ पे रैप टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमने लेफ्ट, राइट, ये हमने सेंटर सीख लिया। उसके बाद आते हैं बॉटम, टॉप, मिडल, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट तो देखिए आप, अगर आप देखें बिल्कुल सेम है, एकदम बीच में है। अगर हम आते हैं यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा नीचे जा जाएगा। इसका डिफ़रेंस देखने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपने सेल को बड़ा करा है तो देखो ये नीचे चला गया, ये बीच में आ गया, और ये ऊपर चला गया। उसके बाद आते हैं रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट सेल साइज़, और टेक्स्ट ओरिएंटेशन। उसके आपको क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट के तो आपको मैंने बता दिया कि रैप टेक्स्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। रैप टेक्स्ट का पहले तो मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा वर्ड लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एंड अगर मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, तो वो इतना बड़ा सेल कर देगा, मतलब वो सेल की जो हाइट है वो अपने आप एडजस्ट कर देगा उसके हिसाब से, और वो एंटर भी लगा देगा आपके सेल के अंदर। मान के चलो आई एम द बेस्ट है, आई एम बेस्ट है, तो वो नीचे आत्म सारा कुछ आ जाएगा, तो वो अपना एडजस्ट कर लेगा। एंड अगर आप सेल रैप टेक्स्ट को हटा देते हैं तो वो ऐसे रहेगा। अब आते हैं श्रिंक टू फिट सेल साइज में। उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है सेल पे, देन उसके बाद फॉर्मेट सेल पे आना है, एंड उसके बाद अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट में जब आप आओगे, उसमें आपको टेक्स्ट ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ को मैंने 3 तरीके बता दिए रैप टेक्स्ट करने के, और उसके बाद श्रिंक टू फिट सेल साइज। यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल के अंदर जो फ़ॉन्ट लिखा है, वो उसके फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा वो उसको एडजस्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ एंड देन ओके पे क्लिक करूँ, तो ये देखो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो अपने आप छोटा-सा हो गया। अगर आप देखो तो कितना छोटा साइज़ हो गया। ये एक नॉर्मल साइज़ है, और ये यहाँ पे इसके हिसाब से साइज़ है। एंड अब आते हैं हमारे रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट सेल साइज़ में फ़र्क क्या होता है। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ उतना ही रहेगा, बट हम लाइनें क्रिएट कर देंगे एक तरह से, एंटर एंटर कर देंगे। एंड अगर हम जाते हैं श्रिंक टू फिट सेल साइज में, उसमें क्या होगा कि वो आपके सेल का साइज ही छोटा कर देगा, जस्ट लाइक दिस। अब इसके आते हैं टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ये भी वही सेम होगा, राइट क्लिक करें, देन उसके बाद फॉर्मेट सेल्स, देन अलाइनमेंट में ही टेक्स्ट ओरिएंटेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका ऐसे चेंज कर सकते हो, एज चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो।
हमने इसको 167 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो ये देखो ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो ये था 188, 189 और 203। अब आते हैं सेल रेफरेंस पे। 3 टाइप की सेल रेफरेंस होती हैं। सेल रेफरेंसिंग के 3 टाइप होते हैं: रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। रिलेटिव सबसे ईज़ी होती है, जो कि हम करते ही रहते हैं। मान के चलिए 12, 112, 34, 12, 43, 202, 32। अब अगर हम यहाँ पे आएँ रिलेटिव करने के लिए, इसको रिलेट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, मान के चलिए हमें सबका 10% निकालना है, इज इक्वल टू 10% इंटू सेल का नाम। हमने कर दिया, हमारे पास 10% आ गया 11.2। अब हमें सबका यही निकालना है। तो इसमें क्या होगा, हमने ऑटोफिल करा। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे B10 था, यहाँ पे B11 हो गया, यहाँ पे B12 हो गया, यहाँ पे B13, यहाँ पे B14, यहाँ पे B15। यानी कि अपने आप एडजस्ट हो गए सारे सेल, अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट ऑटोफिल से अपने आप एडजस्ट हो गए। तो इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। यानी कि आपको मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ सेट कर देगा सेल के हिसाब से। अब आते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। इसमें क्या होगा कि एक सेल पर्टिकुलरली फिक्स हो जाएगा। मान के चलिए अब हमें 10% निकालना है, हमने 10% निकाल लिया 112 का, ठीक है, इज इक्वल टू 10% इंटू 112, यानी कि B10 सेल का। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऑटो फिल करूँ तो B12 के अलावा कुछ आए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसका ये डॉलर साइन, देन डॉलर साइन, इससे क्या होगा, ये सेल फिक्स हो जाएगा। एंड अगर अब नोटिस करेगा, अगर मैं अब ऑटोफिल का यूज़ करूँगा तो सबको 11.2 है, क्योंकि हमने सेल फिक्स कर दिया। B10 के अलावा किसी सेल का हमें 10% नहीं चाहिए। अगर हम ऑटोफिल भी करेंगे तो भी ये नहीं जाएगा। तो ये होती है मेरे एब्सोल्यूट के, हम एक सेल को पर्टिकुलरली डिफाइन कर देते हैं कि इसके अलावा हमें कोई यूज़ करना ही नहीं है। उसका तरीका क्या है, डॉलर लगाना है, फिर डॉलर लगाना है, एंड देन फिर नंबर आ जाएगा। अब आते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग पे। यहाँ पे क्या होगा कि हम या तो हम रो फिक्स कर देंगे या हम फिक्स कर देंगे कॉलम। अब आते हैं, जैसे मान के चलो मैं फिर से 20% निकालते हैं। 20% ऑफ 102। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो हमारे ये कॉलम है यानी ABC, इसमें हम B को फिक्स कर दें और जो हमारा नंबर है वो चलते रहने चाहिए। अगर मैं ये करता हूँ और मैं अगर अब ऑटोफिल करूँगा तो सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि वो एक तरह से है, तो ये चाहे आप कहो कि ये है रिलेटिव रेफरेंसिंग, बट अगर आपने नोटिस करा हो तो वो वहाँ पे बी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी बी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम अभी काम करें रो के हिसाब से। रो के हिसाब से काम करेंगे तो रो चेंज होगी, ना कि हमारा कॉलम। बट अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ ऑटोफिल करके, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो बी का बी रह गया और बी चेंज नहीं हुआ। जबकि अगर हमारे ऑटोफिल का रूल देखेंगे तो बी के बाद आना चाहिए था सी, बट यहाँ पे बी हमारा एकदम फिक्स हो गया। अब अगर मैं यहाँ से हटा देता, सपोज कि अगर मैं यहाँ से ये डॉलर साइन हटा देता, तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होता, वो चेंज हो जाता, हो गया ना सी, पर हमने वहाँ पे डॉलर लगाया था, पर वहाँ पे इसलिए बी रहा क्योंकि हमने डॉलर साइन लगाया था। अगर हमने यहाँ पे डॉलर नहीं लगाया तो वो चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा नंबर है यानी कि ये जो रो है वो फिक्स हो जाए। तो सिंपली क्या करना है, हमें जो रो नंबर होता है वहाँ से उसके पहले हमें डॉलर लगा देना है। यहाँ पे हमने लगा दिया डॉलर, हमारा ये चेंज नहीं होगा, हमारी रो चेंज बिल्कुल नहीं होगी। मान के चलो मैं अब करता हूँ टॉफिल, तो 22.4 आ जाएगा, क्योंकि हमारी रो तो चेंज हुई नहीं, हमारी बी वैल्यू सेम रहनी चाहिए, क्योंकि हम काम करें रो के हिसाब से। अब हम रो के हिसाब से काम करेंगे तो देखो 10 10 10 10, B10 ही रहा। और अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में ले जाऊँ तो भी यहाँ पे 10 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, लेटर जरूर चेंज होगा, कॉलम चेंज होगा, क्योंकि हमने कॉलम हमें सेट कर ही रखे, हमने सेट कर रखा है रो, पर रो चेंज नहीं होगी। तो ये होती है तीनों टाइप की सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव जब नॉर्मल करते ही हैं, यहाँ पे क्या होगा कि अपने आप ये एडजस्ट कर देगा हमारे सभी सेल्स को,
B10, B11, B12 यही अपना एडजस्ट कर देगा। हमने एब्सोल्यूट में एक पूरा सेल फिक्स कर दिया, मिक्स्ड में हमने क्या तो हमने रो फिक्स कर दिए या हमने कॉलम फिक्स कर दिए। ये सब होता है सेल रेफरेंसिंग। ये है पूरा कैल्क। और अब आते हैं सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक पे, जो कि है इफ़ स्टेटमेंट का टॉपिक। इज़ इक्वल टू इफ़। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखनी होती है स्टेटमेंट या कहें आर्ग्यूमेंट। मान के चलो मैंने लिखा कि इफ़ A9 इज़ ग्रेटर देन 1, कोमा, यानी कि अगर A9 1 से पहले है तो हमें वो वैल्यू पुट करनी है जो कि ट्रू होने में काम होएगी। अब मान के चलो हमारी वैल्यू ट्रू है, ये हमारा 4 है, वो 1 से बड़ा ही है, तो मैं कहूँगा कि इसका 10% निकाल लो, 10% ऑफ A9, ठीक है। बट बाय चांस अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती, मान के चलो वैल्यू फॉल्स होती है, तो हमें उसकी आर्गुमेंट देनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो इसका 0% निकाल लो। ये हमने वैल्यू दी। इसका ढंग से मतलब समझो। अगर A9 1 से बड़ा है तो हम कहते हैं कि 10% निकाल लो उसका, और अगर A9 1 से छोटा है तो उसका 0% निकाल लो। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है वैसे तो, कि 4 1 से बड़ा होता है, तो चेक करते हैं कि इसने क्या 10% निकाला। बिल्कुल 10% निकाल दिया। बट अगर मैं 4 की वैल्यू 0 कर दूँ, ये कहो 0.5 कर दूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं, एक बार यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 0.5, तो वहाँ पे देखो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वो 0.5 1 से छोटा है, एंड 1 से छोटा का हमने रखा था कि उसका 0% निकालना है अगर वो 1 से छोटा है तो। ये है इफ स्टेटमेंट। एक एडवाइस दूँगा, अगर मान के चलो तुम्हें कोई फ़ॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो तुम इज़ इक्वल टू मान के चलो इफ़ है, तो इफ़ लिखो। जैसे ही तुम ब्रैकेट लगाओगे ना, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, टेस्ट देन वैल्यू अदरवाइज़ वैल्यू, तो तुम्हें वो फॉर्मेट बता ही देगा। तो अगर तुम्हें कभी भी कन्फ्यूजन हो इस चीज़ की, तो तुम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। ये इफ़ है, मान के चलो मुझे सम चाहिए, तो मैं सम लगाऊँगा, ब्रैकेट लगाऊँगा, देखो फिर इसने मेरे को बता दिया नंबर 1 नंबर 2, इसने मेरे को सारा तरीका बता दिया। वैसे अगर मैं सेम करता हूँ INT के साथ, तो इसने मेरे को नंबर बता दिया कि ये नंबर हमें लिखना है। तो कभी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे तुम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी होती है। तो ये था पूरा मेन कैच जो कि हमारे प्रैक्टिकल पेपर में आने वाला था। होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम्हारे मदद की रही होगी। थैंक यू।